ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਦੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਖੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्रीकाल जी, आपके दर्शकों को भी सत श्रीकाल, नमस्ते, वड़क्कम एंड गुड इवनिंग। सत श्रीकाल, नमस्ते, वड़क्कम, गुड इवनिंग मेरी तरफ से भी। डॉक्टर साहब, सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियों के पहले फेज़ में हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो मैंने कुछ महसूस किया है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा तंग तो सर्दियों में भी करता है, हाथ पाँव सूज जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वो गलने लगता है वो। तो थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन के बारे में ये बताइए कि बॉडी के अंदर इसके कैसे डेवलप होता है। पहले मैं ये बताऊं कि कोई भी जो इन्फेक्शन है जो बाहर स्किन में लगता है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कोई ट्यूब या दवा या कोई स्टेरॉइड का कोई ऑइंटमेंट देते हैं और वो लगाते हैं, वो थोड़े दिन के लिए सबसाइड कर जाता है, वो फिर हो जाता है। चाहे वो रिंगवर्म हो, चाहे वो कोई भी कैंडिडा हो, या कई तरह के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। एक्टिनोमाइकोसिस, अब मुझे एक मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आया, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो उसमें कोई क्रीम लगा के वो कभी भी जड़ से क्योर नहीं होगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि वो हुआ क्यों। उसका बेसिक आयाम आप देखें, हम 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स में 90 ट्रिलियन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, यीस्ट, ये सभी हैं, और 10 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स हैं, विच मीन्स हम एक माइक्रोबियल कॉलोनी हैं। अगर इसको माइक्रोब्स कहा जाए तो ये माइक्रोबियल कॉलोनी है। ह्यूमन सेल्स कहीं कहीं हैं, इतने ज़्यादा माइक्रोब्स हैं। इसी को माइक्रोबायोम कहते हैं। और माइक्रोबायोम पूरे बॉडी में 9 माइक्रोबायोम्स होते हैं, और ये जब तक बैलेंस में ना रहें तब तक, जब ये बैलेंस पे रहेंगे तब जाके ये शांति रहती है खुद में। मुझे याद आता है, हम एक नवग्रह पूजा करते हैं शांति के लिए। ये नवग्रह पूजा क्या है? ये 9 माइक्रोबायोम्स को बैलेंस करने के लिए है। और 9 माइक्रोबायोम्स जब भी बैलेंस होंगे, बॉडी सीधा यूनिसन में चलेगी, बहुत ही ठीक से और ढंग से चलती रहेगी। तो ये जो 9 माइक्रोबायोम्स हैं, ये यूनिसन में और एक साथ ठीक से तब रहते हैं जब लीकी गट ना हो। और अगर लीकी गट हो तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। जैसे आपने एंटीबायोटिक्स ले लिया या कोई स्टेरॉइड्स ले लिया या कोई केमिकल्स ले लिए, तो कई माइक्रोबायोम्स निकल जाते हैं। तो अच्छे अगर निकल गए
तो बुरे ज़्यादा हो जाते हैं, तो स्किन मरने लगता है, स्किन डेड होने लगता है। स्किन से मेरा मतलब है चाहे वो एपिडर्मिस हो, चाहे वो आपके इंटेस्टीन का स्किन हो। आप देखिए ये सीधा एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस इनसाइड। जो आपका इंटेस्टीन का जो ऊपर का लेयर है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में तो 7 लेयर्स होते हैं, लेकिन अंदर के स्किन में, इंटेस्टीन के स्किन में सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल सेल लेयर्ड होता है, जिसमें से अगर आप जो खा रहे हैं, अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, वहाँ पे लीकी गट फॉर्मेशन हुआ, तो सारे माइक्रोबायोम्स गड़बड़ी में आ जाते हैं। तो जैसे ही पैथोजेनिक माइक्रोबायोम्स बढ़ जाते हैं, स्किन डेड होने लगती है। और जहाँ भी डेड चीज़ें आती हैं, आपने ये पैंडेमिक में भी देखा होगा, जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ब्लैक फंगस जिसको कहते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं क्योर होना। और ब्लैक फंगस या कोई भी फंगस डेड स्किन में लगता है, तो ये पहले देखना पड़ेगा कि स्किन डेड हुआ क्यों, क्योंकि हम उस पर क्रीम लगाएंगे, वो दब जाएगा, और वो जो पैथोलॉजी जो डेड स्किन पैदा कर रही है, या ये डिफरेंस इन माइक्रोबायोम पैदा कर रही है, जहाँ पर बैड माइक्रोबायोम ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और गुड माइक्रोबायोम चले गए हैं। तो इसलिए जब तक आप ये करते रहेंगे और एंटीबायोटिक खाते रहेंगे, और भी जो गुड हैं वो भी चले जाएंगे, और ये और ज़्यादा तेज़ी से वापस आएगा। इसलिए इसका हल एंटीबायोटिक नहीं है, प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक हल हो सकता है, वो भी संतुलित मात्रा में। कितना चाहिए, कितने में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि स्किन ठीक हो जाए और ये चीज़ें हो ही ना। दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें, कि ये जो अपने जितने भी माइक्रोब्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फंगस क्यों लगता है, कहीं भी फंगस क्यों लगता है? क्योंकि जब डेड स्किन को पंच तत्व में ये मिलाना होता है, या एनवायरनमेंट में डिके करके उसको मिलाना होता है, तब जाके फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। और ये प्रमोट होता है शुगर से, तो आपके डाइट से इसका सीधा कनेक्शन है। मैं ये बोलना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, वो फंगल इन्फेक्शन का एक फंडा होता है कि फंगस वहाँ ग्रो करती है जहाँ नमी होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल बताओ। तो नमी, जैसे जहाँ भी डेड स्किन होगा, वहाँ पर नमी यूजुअली आ जाती है, और इस नमी के चक्कर में फंगस वहाँ पे, दैट इज़ एन इन्विटेशन टू द फंगस। तो आप देखिए ज़्यादातर फंगस वहाँ पे लगते हैं जहाँ पर हम सोप ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें साबुन से फंगस हो जाता? इसमें क्या होता है, स्किन एसिडिक है, सोप अल्कलाइन, एसिड और एल्कली मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा। तो एकदम वाइट, जो आपके स्किन में ज़्यादा सोप लगाने से जो वाइट हो जाता है, दैट इज सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है, धीरे धीरे, क्योंकि स्किन इज नॉट यूज टू एल्कलिनिटी, आप जितना ज़्यादा साबुन ये लगाएंगे, और मैं देखता हूँ लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है तो सोचते हैं कि साबुन ज़्यादा रगड़ लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, वो और ज़्यादा होगा। इसीलिए ये समझने वाली बात है कि ये स्किन एसिडिक है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर सोप लगाना थोड़े दिन के लिए बंद कर दोगे, स्किन अपने आप को रिपेयर कर लेगी। दिस बॉडी हैज़ गॉट हीलिंग प्रॉपर्टीज। मैल उतारने के लिए भी तो कुछ चाहिए। आप जिसको मैल कह रहे हो, वही माइक्रोबायोम है। एक्चुअली क्या है ना, हमें अनलर्न करना पड़ेगा बहुत कुछ जो हम लर्न कर चुके हैं, जो सही नहीं है। जैसे बैक्टीरिया का जैसे ही नाम आता है, पहला चीज़ दिमाग में आता है कि इन्फेक्शन कॉज करेगा। हाँ, 5-6% बैक्टीरिया ऐसे हैं जो
इन्फेक्शन कॉज करते हैं 10% भी हैं, 10% तक है, बट 90% बैक्टीरिया आपके लिए अच्छे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयाँ शुगर को भी BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ जो अननेसेसरी दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी ज़ुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर ज़ुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, BP, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए हमें बैक्टीरिया को रब से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ना होते तो आप ना होते। इतना बैक्टीरिया मारने के चक्कर में हम हैं, हम रहेंगे नहीं अगर बैक्टीरिया नहीं है तो। आप देखें कैसे बच्चा जब सबसे पहली बार माँ की कोख से निकलता है, बर्थ पैसेज में पहला बैक्टीरिया उसको ग्रीट करता है और उसके अंदर जाता है, जो उसकी सांस शुरू करता है। ब्रह्मा, जिंदगी शुरू हो गई। यही बैक्टीरिया ग्रो करके और उसके लाइफ प्रोसेसेस को चलाता है विष्णु, और जब ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो यही बैक्टीरिया उसको बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ईस्ट मिलके उसको बिल्कुल गला देते हैं और उसको पंच तत्व में मिला देते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो जहाँ भी डिकम्पोजिशन होगा, चाहे वो स्किन का हो, वहाँ पर वेटनेस आ जाएगा। जो आप पूछ रहे थे कि वेटनेस जहाँ पे है,
तो वहीं पे फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, बिकॉज वो एड करता है कि उसको डेड कर दिया जाए और उसको हटा दिया जाए वहाँ से। तो ये है, और वो फंगल इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल दूर दूर तक कट जाती है, इसलिए वो बिल्कुल ही डेड स्किन हो जाता है। जी। तो एक बात बताइए कि अब स्किन डेड भी हो गई है वहाँ से, और वो वहाँ पे गलने लगी है वो चीज़, क्योंकि वो नमी की वजह से वो गलने लगी है। ज़्यादातर ये उन लोगों के साथ होता है जो गर्मियों में जुराब पहन के, सॉक्स पहन के रखते हैं, और वहाँ नमी रहती है, नमी की वजह से वो वहाँ गलने लगता है, ज़ख्म हो जाता है वहाँ पे। तो इसका फिर इलाज जो है वो कुछ ट्यूब्स, कुछ दवाइयाँ, कुछ गोलियाँ, कुछ कैप्सूल, कुछ इंजेक्शन, कुछ इस तरह से किया जाता है। तो जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ रहता है वो ठीक, उसका असर रहता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से होने लगता है। तो क्या इसका सही इलाज क्या होना चाहिए? आप अपने माइक्रोबायोम्स रिस्टोर कर लें, सही डाइट लें, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आपके डाइट में होना चाहिए, जैसे हल्दी। वैसे मैं हल्दी के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा। एक चीज़ होता है क्वांटम फूड, हल्दी एक क्वांटम फूड है। ओवरऑल सब हर चीज़ में नहीं, अगर उसका काम एंटीसेप्टिक का है तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, अगर उसका काम एंटीबायोटिक का है तो एंटीबायोटिक का काम करेगा, अगर उसका काम एंटी कैंसरस है तो एंटी कैंसरस काम करेगा। ये कौन डिसाइड करता है कि वो क्या काम करना है? ये बॉडी नहीं डिसाइड करती है, हल्दी डिसाइड करती है। यानी बाकी के अपने जितने भी वो गुण होंगे, उसके वो तत्व होंगे, वो उसको वो साइलेंट कर देगी, वो सिर्फ वही काम करेगी। आप देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ फूड को जो भी आप अंदर डाल रहे हैं उसको अभिमंत्रित करें, बिकॉज जब आप अटेंशन किसी चीज़ पे डालते हैं, क्वांटम फिजिक्स क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखना शुरू कर दें वो अपने मोशन बदल देते हैं, एटम्स अपने मोशन बदल देते हैं, और जैसे ही आप ध्यान हटाते हैं वो रैंडम मोशन में चले जाते हैं। तो अगर ये क्वांटम पढ़ाने के लिए क्लास में ठीक है बच्चों को, ये खुद पे क्यों नहीं हम करना चाहते हैं? तो अगर आप अभिमंत्रित कर देते हैं उसको, कैसे? कोई भी मंत्र, आपकी जो भी पूजा पद्धति है, आप उसको ध्यान से देख के 30 सेकंड तक अभिमंत्रित कर दीजिए और आप देखिए रिजल्ट्स। आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। जैसे मतलब हल्दी को, जैसे कोई हिंदू फैमिली से है तो वो भगवान का नाम ले सकता है, जो कोई सिख फैमिली से है तो वो अपना मूल मंत्र का पाठ कर सकता है, जो क्रिश्चियन फैमिली से है तो वो अपने तरीके से, मोहम्मदन है तो अलग अलग तरीके से कर आयात पढ़ सकता है। आप देखिए, जो भी आपका स्पिरिचुअल, आप जब भी स्पिरिचुअल रियाम में जाएंगे कंसंट्रेशन बहुत लगता है, और कंसंट्रेशन मतलब ध्यान, और यही ध्यान, आप अगर ध्यान इज एनर्जी, और ये ध्यान आप उस खाने को अगर दे रहे हैं तो वो अंदर जाके क्वांटम फूड का काम करेगा रादर देन लीनियर फूड। तो ये समझने, अगर हम साइंस में इतना कुछ जान गए हैं तो इसको अप्लाई क्यों ना करें, अपने ऊपर अप्लाई क्यों ना करें, ये मेरा कहना था। तो अभी आपने ये बताया कि हल्दी जो है वो, इसको अप्लाई करना है, इसको इनटेक करना है, या फिर इसका कुछ और तरीका होना चाहिए इसको? हाँ, हल्दी प्रीबायोटिक है और प्रोबायोटिक भी है। गुड बैक्टीरिया को ग्रो भी कराता है और बैड बैक्टीरिया को निकालता भी है। तभी ये एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटी कैंसरस काम करता है। जब ये एंटी कैंसरस काम करता है तो सेल लेवल पे काम करता है, जब ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का काम करता है तो बैक्टीरियल लेवल पे काम करता है, इसलिए ये क्वांटम फूड है। दूसरा, आप फर्मेंटेड फूड्स जैसे फर्मेंटेड मिलेट्स आप अगर खाएंगे
दैट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ माइक्रोबायोम। वो अंदर जाके आपके माइक्रोबायोम, अगर लीकी गट है, माइक्रोबायोम का स्टेटस ठीक नहीं है, उस स्टेटस को ठीक करेगा। और जैसे ही वो स्टेटस ठीक होगा, आप देखेंगे आपके फंगल इन्फेक्शन चले जाएंगे। तो यूजुअली कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर कोई एबरेशन ऑफ स्किन है, वहाँ पर आप हल्दी लगा भी सकते हैं। जी, हल्दी लगा भी सकते हैं। तो ये आपने इस ढंग से समझाया कि अभी फंगस इन्फेक्शन जो है वो आपने बता दिया भी हल्दी से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। तो कुछ और तरीके ऐसे हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन जो है वो, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ऐसी है कि अगर एक बार हम लोग ठीक उसको कर देंगे तो कुछ देर बाद वो फिर दोबारा डेवलप हो जाती है, कुछ देर बाद वो फिर बार बार ये डेवलप ना हो। क्या एक हल्दी उपाय है या कुछ और भी किया जा सकता है? देखिए, जो भी तरीके से आप अपना माइक्रोबायोम रिस्टोर कर दें, आपका हमेशा के लिए वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। एक और दूसरा तरीका है फास्टिंग। अगर आप फास्ट कर लेते हैं तो बॉडी अपने आप जो बैड बैक्टीरिया जो लीकी गट पैदा कर रहे हैं, बॉडी अपने आप उसको मार देती है। और बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो फास्टिंग के दौरान कीटोसिस में चले जाते हैं। जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो मर जाते हैं। तो फास्टिंग के दोहरे बेनिफिट्स हैं। तो आप देखिए, एक सिंपल स्किन इन्फेक्शन को हम कितना डीप में जाके हमने ये एनालाइज करके ये बताया। यूजुअली ये चीज़ें जो हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ, धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन में आ रही हैं। द साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम इज स्लोली एंटरिंग मॉडर्न मेडिसिन। अभी फिर भी टाइम लगेगा, अभी भी पद्धतियाँ वैसे ही चल रही हैं जैसे चल रही हैं। जी, तो जाते जाते कोई फंगस इन्फेक्शन के बारे में कुछ और फाइनली कुछ ऐसा टिप देना चाहेंगे जिससे कि फंगस इन्फेक्शन जो है वो अगर है तो वो चला जाए, अगर नहीं है तो फिर कभी ना आए? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि हम भारतीय हैं, इतना ज़्यादा स्टेराइल एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों को ही ये इन्फेक्शन होता है। हम मिट्टी से कट चुके लोग हैं। हम वापस मिट्टी में आएँ, अपना माइक्रोबायोम रिस्टोर करें और बीमारियों से दूर जाएं। मैं यही बोलना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने न्यूज़ एशिया पंजाबी के दर्शकों को इतनी कीमती जानकारी दी। आपका बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੰਗਸ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕੀ ਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।